हमारी शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी हनीमून के लिए हवाई गए। हमारा होटल माउई पर था। हमने सुना था कि कपल्स के हनीमून के लिए ये जगह बेस्ट है। हमारा होटल समुद्र के किनारे पर था। वहाँ हर रात टॉर्च शो होता था। पहले कुछ दिनों में हमने काफ़ी शराब पी और कई रेस्टोरेंट्स में गए। दिन निकलते गए। चौथे दिन हमने हाइकिंग करने की सोची क्योंकि ये हमारी बकेट लिस्ट में था। हाइकिंग की जगह पहुंचने के लिए हमने एक कार रेंटल की और एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। लगभग 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पार्किंग लॉट में पहुंचे, जो कि बांस के जंगलों के बीचों बीच था। रास्ते में बहुत सारे हिडन वाटरफॉल और छोटी छोटी नदियां भी थी। उनमें आराम से स्विमिंग की जा सकती थी। ये बात हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताई, तो हमने भी सोचा कि वो जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। पार्किंग लॉट में और भी कुछ कारें खड़ी थी। पार्किंग लॉट से थोड़ा आगे जाने पर हमें ऐसे लगा कि वो बांस का जंगल कोई जंगल नहीं, एक दीवार हो। हमने ऐसा एनवायरनमेंट पहले कभी नहीं देखा था। मेरी पत्नी ने हमें रोका और रास्ते में दूर एक छोटे जानवर की ओर इशारा किया। यह एक छोटा मंगूस था। वह हमें देख रहा था। हम दोनों को यह बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी पत्नी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मैंने भी ऐसा ही किया। डेफिनेटली हमने उस छोटे से जीव को डरा दिया था। मेरी पत्नी उसका पीछा करने लगी। मैं भी उनके पीछे भागने लगा। हम रास्ते से हटकर जंगल की गहराई में चले गए। वहाँ हमें पानी की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर एक रेनी वाटरफॉल था। हम पानी की आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ एक सुंदर सा कुआं था जिसमें एक झरना गिर रहा था। हम वहीं पानी में पैर डालकर बैठ गए। वहाँ पानी इतना था कि हम आसानी से उसमें पूरे डूब सकते थे। हमने सोचा कि वहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए हम कपड़े उतार कर वहाँ नहाने का प्लान बनाने लगे। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद गए। जब हम पानी में थे तो अचानक मेरी पत्नी चिल्लाई और वो कहा, ओह माय गॉड। मैं भी अचानक से चौंक कर उधर देखने लगा जिधर मेरी पत्नी इशारा कर रही थी। वहाँ पर एक लगभग 45 साल का आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैंने अपना हाथ हिलाया जिससे मैं जान सकूं कि वो क्या कर रहा है, पर उसने वापस हाथ नहीं हिलाया। हम जंगल में अकेले थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा कि हमें जाना चाहिए, पर उसने कहा कि वो आदमी वहाँ खड़ा है और मैंने कपड़े नहीं पहने। तब मैंने थोड़ा चीख कर उस आदमी से कहा कि उसे क्या चाहिए। तब उसने अपनी बहुत भारी आवाज़ में कहा, वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। मैंने कहा हमने उसे नहीं देखा, फिर वह चला गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। हम पानी से बाहर निकले और कपड़े पहने। फिर कोशिश की वापस जाने का रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन हम रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हम भटक चुके थे। अब यहाँ पर मोबाइल में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था हमें घबराहट बढ़ती जा रही थी। सूरज जैसे जैसे नीचे जा रहा था मेरी पत्नी की रोना स्टार्ट कर दी थी। धीरे धीरे जब अंधेरा हो रहा था तब हमें लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। जब पूरे जंगल में अंधेरा हो गया तब हमने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर लिया। हमें हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा सुनकर हम और ज़्यादा घबरा गए। मेरी पत्नी ने कहा कि टॉर्च को बंद करो जिससे कि वो हमें ना देख सके। हम लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही अंधेरे में चलते रहे और हमें कदमों की आवाज़ आती रही। अंधेरा इतना था कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जंगल में चलते चलते मैंने लगभग 10 फीट दूर एक आकार देखा जो कि धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को पीछे हटाया और मेरी पत्नी को मेरे पीछे कर दिया। मैंने एक घबराहट भरी आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी ने शायद उस आकार को नहीं देखा था, तो उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को चालू किया और उस आकार की तरफ कर दिया। हमने देखा कि ये वही आदमी है जो सुबह झाड़ियों में खड़ा था। अब उसने एक हैट पहन रखी है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। हम दोनों जोर से चिल्लाए। मेरी पत्नी डर के मारे चिल्लाए जा रही थी। मैंने मेरी पत्नी को कहा, भागो भागो भागो। हम जंगल में बिना किसी लाइट के भागे जा रहे थे। वो तो अच्छा था कि हमने हाइकिंग बूट और हाइकिंग ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए हम आसानी से जंगल में भाग पा रहे थे। फाइनली 10-15 मिनट भागने के बाद मुझे फ़ोन में नेटवर्क मिल गया। उसके बाद हमने जल्दी से मैप खोला और उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए पार्किंग लॉट में आ गए, जहां हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी। जब हम गाड़ी पर पहुंचे
उस समय लगा भगवान ने हमें जीने का एक और अवसर दे दिया है। अगले दिन हम सीधे पुलिस विभाग के पास गए और सीधे पूरी घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश की, जिससे उस मार्ग पर जाने वाले अन्य पर्यटकों को चेतावनी दी जा सके। इसके बाद हमने हमारे हनीमून को जारी रखा, पर हम उस डर के एहसास को कभी नहीं भूल पाए। हमारा हनीमून सिसिली में था। हमारे होटल पाल्मेरो, जाफालू और मैसीना में थे। जब हम मैसीना में थे तब हम ज़्यादातर तोरिमा जैसी जगहों पर घूमने जाया करते थे। मुझे और मेरी पत्नी पैट्रिशिया को पुरानी चीज़ें और म्यूज़ियम देखने का शौक था। मैसीना ऐसी जगहों से भरा पड़ा था। मैसीना एक पोर्ट सिटी था। जैसा कि सिसिली के अन्य हिस्सों में है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इटालियन बोलने वाले लोकल लोग होते हैं। हमें बस बेसिक लेवल की इटालियन आती थी। हमें बहुत सारे लोकल लोग बाज़ारों में हमें चीज़ों को बेचने के लिए देखने के लिए मिलते रहते थे। जिस जगह हम रह रहे थे वहाँ रात का माहौल बड़ा मज़ेदार होता था। लोग ड्रिंक कर रहे होते थे, डांस कर रहे होते थे। हम भी उनके साथ हिस्सा लेते रहते थे और खूब घूमते रहते थे। एक दिन हमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। टाइम बहुत जल्दी से निकल रहा था। जल्दी आधी रात हो गई। सड़कों पर बन रहा माहौल कम हो गया था। हम अपनी होटल में जाने के लिए चलने लगे, पर हमने एक गलत मोड़ ले लिया और हम भटक गए। हम एक संदिग्ध गली के किनारे पर पहुंचे। पैट्रिशिया उस जगह को देखकर घबरा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके अपने पास कर लिया ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अचानक एक आदमी हमारे पास आया और इटालियन भाषा में बोलने लगा। वो एक मशीन गन की तरह जल्दी जल्दी बोल रहा था। हम किसी भी शब्द को समझने की कोशिश नहीं कर सकते थे। हमें यह भी पता नहीं चल रहा था कि वो नाराज है, चिंतित है, और वो थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। उसने एक शब्द फंतास्मा 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 को बार बार कहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि उस शब्द का क्या मतलब है। मैंने उस आदमी को धक्का देकर हमसे दूर किया और पैट्रिशिया और मैं उस गली से जल्दी निकल गए। वह हमें इटालियन में और भी कुछ कहता रहा। मुझे उसका बोला हुआ एक भी शब्द समझ नहीं आया। जब हम उससे दूर हो गए तो मैंने गूगल किया फंतास्मा शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही एक शब्द था जो वो बार बार बोल रहा था। इसका मतलब होता है भूत। जब हम ये जाने तो हम घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। मैंने पैट्रिशिया का डर दूर करने के लिए थोड़ा मुस्कुरा दिया और कहा कि ये बेवकूफ़ है। हम शहर के एक अंधेरे इलाके में थे। यहाँ पर कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। हम नॉर्मली तो ऊबर बुला लेते हैं, पर यह सिसिली था। यहाँ पर ऊबर की सर्विस ही नहीं थी, इसलिए हमें पैदल ही चलना पड़ रहा था। मुझे मानना होगा, जैसा कि हमने सुना था, निश्चित रूप से ही रात के समय शहर के कुछ हिस्से असुरक्षित रहते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमारे पीछे एक महिला के रोने की आवाज़ आई। हम दोनों ने उसे सुना और हम दोनों पीछे की तरफ देखे। वो हमसे लगभग 10 कदम की दूरी पर थी। वो हमारी तरफ ही चलकर आ रही थी। वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबी लड़की थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था। वह मेरे से भी ज़्यादा लंबी थी। मुझे सामान्यतः डर नहीं लगता, पर यह इतना भयानक था कि पैट्रिशिया को मैंने कहा कि चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। हम पतली सड़क से नीचे की तरफ तेज तेज चलने लगे और एक गली में लेफ्ट मोड़ लिया। जैसे ही हमने मोड़ लिया, हमने फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो महिला अब इस गली के लास्ट में थी। अब भी वो हमारे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। उसने अभी भी अपना चेहरा ढक रखा था। हमें लग रहा था कि हम इन पतली गलियों में फंस गए हैं। हर बार जब भी हम मुड़ते तो हमें पीछे से रोने की आवाज़ आने लगती। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे। यह रोने की आवाज़ सिर्फ तब जाकर बंद हुई जब हम दौड़ते दौड़ते ट्रैफिक वाले एरिया में आ गए। वहाँ से हम सीधे अपने होटल चले गए। पैट्रिशिया जोर जोर से कहने लगी कि हमने जो देखा वह भूत था, वह भूत था। और जब भी वो बात ये बोलती थी तो मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ जाती थी। इस कहानी के जरिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा कि किसी का आपके सामने आके भूत भूत चिल्लाना और एक बहुत ही ज़्यादा लंबी औरत का पीछा करना कितना ज़्यादा भयानक था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि हम कैसे एक इटालियन प्रैंक यूट्यूब चैनल पर पहुंच गए। पर पैट्रिशिया आज भी ये मानती है कि हमने उस दिन भूत देखा था।